नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो वैसे कि आज का टॉपिक है हमारा लिंग, वचन तथा कारक। ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। आपको उत्तराखंड से रिलेटेड उत्तराखंड जी के प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और बहुत जल्द हम जीएस की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि जीएस के क्वेश्चन होंगे, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। डेमो क्लास आपको मैं दूंगा और काफ़ी लंबा वीडियो होगा, 35 से 40 मिनट का, और डिटेल काफ़ी 40 से 50 क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फैक्चुअली क्वेश्चन होंगे, आपको कई फैक्ट उसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, उस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है लिंग, वचन तथा कारक। डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, लिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए शब्द की जाति लिंग कहलाती है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, यानी कि सेक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेल फीमेल का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं शब्द की जाति क्या होती है। ठीक है, तो लिंग के भेद सबसे पहले जान लेते हैं। संस्कृत में दोस्तों लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, अभी आगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए हिंदी में शब्दों को 2 लिंगों में रखा गया है। ठीक है, हिंदी में आपको सिर्फ 2 लिंग ही याद रखने हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है। हिंदी में सारे जड़ अथवा चेतन शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में डिवाइड होते हैं। ओके, तो देखिए लिंग का निर्णय हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण मैं आपको सब पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। तो देखिए, तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि लिंग का निर्णय हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ पे पुल्लिंग है, कहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो देखिए सबसे पहले अगर सर्वनाम से स्टार्ट करें। देखिए सर्वनाम में जब विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे भी हमें पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे घड़ी से, यहाँ पे मेरी जो सर्वनाम है, मेरी क्या है, सर्वनाम है, और यहाँ पे घड़ी है। तो देखिए घड़ी स्त्रीलिंग होने के कारण सर्वनाम में भी विकार उत्पन्न हो गया, मेरी घड़ी सुंदर है। ठीक है, घड़ी स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ पे सर्वनाम में भी विकार उत्पन्न हो गया। ओके, अब जैसे वहाँ पे होता है मेरा मकान सुंदर है, तो मकान क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा फिर चेंज हो जाता है, मेरा में भी विकार आ जाता है। ठीक है, अब विशेषण जान लेते हैं। देखिए विशेषण, वह बड़ा मकान है। तो विशेषण कौन होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा विशेषण है और बड़ी भी विशेषण है। तो दोनों, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग। ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग किसके देखने से हुआ, मकान के देखने से। ठीक है, और गाड़ी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी शब्द हो आप, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो उसको एक सेंटेंस में प्रयोग कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मकान, आपसे पूछा जाए कि मकान स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसको एक सेंटेंस में बनाए। तो हमने एक सेंटेंस बनाया, वह बड़ा मकान है। ठीक है, तो इसके जो भाव आ रहा है वो पुल्लिंग का भाव आ रहा है, तो ये एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अब जैसे पूछा जाए कि गाड़ी में कौन सा लिंग होगा, तो देखिए वह बड़ी गाड़ी है, वह अच्छी गाड़ी है, वह गाड़ी सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। देखिए भाव आपको पकड़ना है। ठीक है, और सेंटेंस स्त्रीलिंग बन रहा है तो वहाँ पे स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा व बड़ी विशेषण है, जबकि मकान वह घड़ी के कारण इसके लिंग में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप किसी भी शब्द को सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो आप लिंग का निर्धारण अवश्य ही कर लोगे। ठीक है, अब देखिए क्रिया, तो क्रिया क्या होते हैं, जहाँ पे किसी काम का करने का बोध होता है। जैसे रोटी जली हुई है। ठीक है, तो जलना क्या है, एक क्रिया है, तो जलना में विकार है रोटी। ठीक है, रोटी क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, रोटी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्रिया भी कैसे हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। अब जैसे बुढ़ापा है। ठीक है, बुढ़ापा तो क्या है, बुढ़ापा एक भाव है। ठीक है, और आना क्या है, एक क्रिया है, तो बुढ़ापा आ गया। ठीक है, तो बुढ़ापा पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पे क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। कुछ नहीं करना आपको, लिंग आप निर्धारण इजीली कर सकते हो। आपको शब्द को एक वाक्य में बदलना है, एक वाक्य में, ठीक है, सेंटेंस में उसको रखना है। ठीक है, तो आप उसका लिंग निर्धारण कर लोगे। ठीक है, कल टेस्ट में आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब आते हैं दोस्तों वचन। ठीक है, तो वचन क्या होते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे
वचन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको संख्या का बोध होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, ओके। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होते हैं, आगे आप उदाहरण से समझोगे। ठीक है, तो देखिए वचन के दो भेद होते हैं, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन मतलब किसी एक वस्तु के लिए जो प्रयुक्त हो, ठीक है, और बहुवचन जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हो। देखिए एक वचन देख लो, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको शब्द में ऐसा लगे कि यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए वाक्य बोला गया हो तो वहाँ पे एक वचन हो जाएगा। जैसे लड़का, ठीक है, लड़का किसी एक लड़के को ही बोलेंगे। जैसे दो या दो से अधिक हो जाएंगे तो वहाँ पे लड़कों या लड़के बोलेंगे। ठीक है, जैसे पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, कलम का कलमें, गाड़ी का गाड़ियाँ, घड़ी का घड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन है। वैसे बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उदाहरण लड़के, पुस्तकें, कलमें, घड़ियाँ आदि। ठीक है, तो जहाँ पे दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो वहाँ पे आपको बहुवचन समझ लेना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक, जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कारक क्या होते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे कारक कहते हैं। तो जो संबंध बोधक जो शब्द होते हैं, ठीक है, जिनसे आपको संबंध पता चलता है वे कारक होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। जैसे पहले चलो इसके भेद जान लेते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ठीक है, तो आगे ट्रिक से आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कर्ता, ये तो सब याद ही करते हैं दोस्तों, और आपको भी अगर आपने आज ये टॉपिक पहली बार पढ़ना है तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस हिसाब से आपको याद करना है। ठीक है, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही याद करते हैं क्योंकि इससे इजी हो जाता है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग। ठीक है, यहाँ पे अलग का भाव होता है। ठीक है, क्योंकि करण में भी से आता है और अपादान का जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। संबंध काके की और अधिकरण में पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे। ओके, अब देखिए कर्ता कारक कहाँ पे होगा, आपसे पूछा जाएगा निम्न शब्द में कर्ता कारक किस में होगा। तो देखिए कर्ता जहाँ पे भी होगा, आपसे जहाँ पे भी कर्ता पूछा जाए वहाँ पे ने ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूत्र क्या था? कर्ता ने। ठीक है, तो कर्ता ने होगा। ओके, कर्ता ने। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे ने होगा वहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो ये क्या एक संबंध बता रहा है। किसने रोटी किसने खाई? राम ने खाई। ठीक है, तो एक संबंध कारक संबंध बता रहा है। ठीक है, संबंध कारक नहीं, संबंध बता रहा है, और यहाँ पे एक कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, किसने? मैंने, तो यहाँ पे भी ने है, तो यहाँ पे भी कर्ता कारक हो जाएगा। उसने लड़ाई लड़ी, तो यहाँ पे उसने, यहाँ पे भी ने आ रहा है तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता ने गीता पढ़ ली, तो यहाँ पे भी ने है तो यहाँ पे भी कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ये उसके उदाहरण है कर्ता कारक के। उसने गीत गाया, तो कहीं पे भी ने होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ठीक है, अधिकरण में पर, संबंध है अरे, ये आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है कर्म। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो जहाँ पे भी को होगा वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। जैसे पिता ने पुत्र को डांटा, राम ने श्याम को मारा, तो जहाँ पे भी को होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है एक कर्म का ही, माता ने बच्चे को सुलाया, तो जहाँ पे भी को होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अब आता है दोस्तों करण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जहाँ पे भी से होगा वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। इजीली अगर आप उसको याद कर लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप हर सेंटेंस में से कारक पहचान लेंगे इजीली।
ठीक है, एक दो बार आप रटेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। नेक्स्ट है उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे को नहीं होगा। ठीक है, काटा किससे? कुल्हाड़ी से। ठीक है, तो संबंध होगा कुल्हाड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, करण से। अगर यहाँ पे होता कि उसने पेड़ को काटा, सिर्फ ये होता कि उसने पेड़ को काटा, तो यहाँ पे कर्म हो जाता। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता? कर्म हो जाता, क्योंकि कर्ता ने कर्म को। ओके, सीता कलम से लिखती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो जहाँ पे भी से होगा वहाँ पे करण कारक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब आता है संप्रदान। ठीक है, संप्रदान होता है का, के, की और को। ठीक है, संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान का, के, की। जैसे उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे समझना है। अब देखिए कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पे अब ये ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है, क्योंकि देखिए कर्म में भी को आता है और संप्रदान में भी का, के, की, को आते हैं। तो देखिए यहाँ पे संप्रदान के लिए आपको याद रखना है के लिए। ठीक है, अब देखिए उसने मिठाइयाँ दी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो लड़के, अगर यहाँ पे हम लड़के को हटा दें, यहाँ पे के लिए लगा दें, उसने लड़के के लिए मिठाइयाँ दी, तो यहाँ पे भी सेंटेंस एकदम फिट बैठ रहा है। वह मुझको रुपए दे रहा था, यानी वह मुझको या मेरे लिए रुपए दे रहा था, ये भी सेंटेंस सही बैठ रहा है। ठीक है, तो संप्रदान के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको के लिए, देखिए को, वह मुझको रुपए दे रहा था, किसको दे रहा था? मुझको। तो यहाँ पे एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कर्म कारक होगा, लेकिन यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा, क्योंकि वह मेरे लिए ही रुपए दे रहा था। ठीक है, श्याम ने मोहन को साइकिल दी। ठीक है, श्याम ने मोहन को साइकिल दी, यानी कि मोहन के लिए ही साइकिल दी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक आपको ये याद रखनी है कि संप्रदान, जहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कर्म में और संप्रदान में, तो वहाँ पे संप्रदान में आपको के लिए याद रखना है। अगर आपको ऑप्शन सेंटेंस में के लिए मिल जाता है, अगर आप को की जगह के लिए रखते हैं, आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ पे संप्रदान कारक ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे था कर्म कारक का एक उदाहरण, माता ने बच्चे को सुलाया। तो यहाँ पे अगर हम संप्रदान की जगह के लिए रखें, माता ने बच्चे के लिए सुलाया, तो ये कोई शब्द नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे कर्म कारक ही होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने लड़के के लिए मिठाइयाँ दी। ठीक है, लड़के को दी तो क्यों दी? उसके लिए मिठाइयाँ दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटेंस फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब है दोस्तों अपादान। ठीक है, अपादान मैंने आपको बताया, अपादान में होता है से, लेकिन करण भी होता है, करण से भी से होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन जो करण होता है वहाँ पे जो से होता है, वहाँ पे नॉर्मली जो से कहीं पे भी आ गया तो वहाँ पे से के लिए हो जाता है, लेकिन अपादान का जो से है वह अलग होने के भाव के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, अपादान कारक का जो से होता है वह कहीं किसी चीज़ से अलगाव की भाव में प्रयुक्त होता है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, अपादान कारक जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ अलग हो रही होगी। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है तो अलग होती है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है तो इसका मतलब गंगा हिमालय से अलग हो रही है। वह छत से कूद गया, यानी कि छत से वह अलग हो गया ना, है ना, छत से कूदा तो छत से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे शोर सुन वह घर से बाहर आ गया। ठीक है, तो घर से क्या हुआ? अलग हो गया। वह नदी से पानी ला रहा था। ठीक है, तो नदी से क्या किया? उसने पानी को अलग किया। देखिए वह बाजार से सब्जी ला रही थी, तो यहाँ पे भी सब्जी बाजार से अलग हुई है। ठीक है, देखिए जबकि यहाँ से देखिए वह देखिए करण का उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ, आप कन्फ्यूज ना होंगे। देखिए वह चाकू से मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अलग नहीं हो रही है। उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुल्हाड़ी भी अलग नहीं हो रही है, जबकि पेड़ भी अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, सीता कलम से लिखती है, तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। ओके, जबकि यहाँ पे देखिए अपादान में हर किसी न किसी शब्द में अलग हो रहा है। ठीक है, वह नदी से पानी ला रहा है तो पानी नदी से अलग हो रहा है, बाजार से सब्जी लाया तो वहाँ से भी सब्जी अलग हो गई। ठीक है, एक ऑप्शन होता है जैसे पेड़ से
पत्ते गिरे। ठीक है, तो पत्ते जो है वो भी पेड़ से अलग हुए, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। अब देखिए दोस्तों, संबंध कारक। ठीक है, संबंध होगा जहाँ पे, वहाँ पे आपको का की दिखेगा। ठीक है, जैसे यह राम की किताब है। ठीक है, एक संबंध बता रहा है, यह किताब किसकी है, राम की। यह प्रेमचंद का उपन्यास है, तो दोनों का आपस में क्या है, एक संबंध है। ठीक है, तो संबंध कारक जहाँ पे होगा वहाँ पे की और का आपको दिखाई देगा। नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप आसानी से कारकों को पहचान लोगे। अधिकरण जहाँ पे होगा वहाँ पे में और पर होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे भी आपको में और पर दिखे वहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, तो में यहाँ पे आ गया। ठीक है, दुकान पर कोई नहीं था, तो अधिकरण में पर। मेन आपको ये याद रखना है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, और अधिकरण में पर। ठीक है, और संबोधन है। ठीक है दोस्तों, और अंतिम है संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक में जहाँ पे किसी का संबोधन किया जाता है, जैसे हे भगवान। ठीक है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे संबोधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ डाउट हो तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, टेबल आप याद कर लोगे तो आप आसानी से सेंटेंस को पहचान पाओगे। ठीक है, करण और अपादान में यही डिफरेंस है कि अपादान से कोई ना कोई वस्तु अलग होती है। ठीक है, और दोनों में से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, कल इसका हम टेस्ट करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स बनाएं इसका। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।